हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और आज मैं शुरू करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर मंथली मैगज़ीन दृष्टि विजन का होता है उसको मैं शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल को पसंद है, आप लोग चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट। तो ये सितंबर माह का है उत्तर प्रदेश का स्पेशल। आप लोग जानते हैं यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है वो उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पीसीएस में और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के, जो अभी बहुत कम दिन बचा है उसमें, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करवा दूँ इसको, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सितंबर में सबसे पहले देखते हैं, ये इसका कंटेंट है, ये आप देख लीजिए। ओके, तो हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है? 2 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है, जो कुल देश में बाजरा उत्पादन का 19.69% है। तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में, कितना है? देश में कुल 19.69%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भारत के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। यानी कि जो यूएन है उसने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, आप लोग जानते होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बाजरा और अन्य पोषक अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की कार्य योजना अन्य के साथ साथ उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग को बढ़ाने की रणनीतियों पर भी वो जोर दे रही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो देश में 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन जो राज्य में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश है बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ ये हमने पढ़ी कि जो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने क्या मना रहा है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, और इसमें जो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, वो भी अन्य पोषक जो अनाज हैं बाजरा के अलावा उनको भी लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, और उन कार्यक्रम को योजना के साथ साथ उनके उत्पादन, खपत और निर्यात, बॉन्डिंग को बढ़ाने की रणनीतियों पर भी केंद्रित है। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, प्रस्तावित कार्य योजना में सरकार बाजरा की खेती क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देगी। ठीक है, ऑब्वियस है, अगर हम बाजरा के लिए वो कर रहे हैं तो उसकी खेती उत्पादकता पे ध्यान देंगे। फिर है बाजरा की खेती का रकबा जो 2022 में कितना था, इतने लाख हेक्टेयर था। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, क्या था 2022 में 9.80 लाख हेक्टेयर था। अब उसे बढ़ाकर 10.19 लाख हेक्टेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उत्पादकता वर्तमान में प्रति 24.55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 प्रति हेक्टेयर की जाएगी। अभी इतना ये कोई ज़रूरी नहीं है, इतना फैक्चुअल डेटा याद करना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सरकार का लक्ष्य ज्वार की खेती का रकबा मौजूद 2.15 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर के
2.24 लाख हेक्टेयर करना है। इसी प्रकार कोदो एवं चंबा के क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब ये कोदो एवं चंबा क्या है आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा। तो मैं बता दूं कि ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है ये कोई फसल ही हो सकती है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्लस्टर प्रदर्शन, साझा बीज वितरण के माध्यम से क्षेत्र विस्तार और मुफ्त बीज मिनी कट वितरण आयोजित करने की योजना बना रही है। ठीक है, बाजरा पानी की कमी और सूखे की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। बाजरा क्या है, पानी की कमी और सूखे की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। ये अन्य फसलों की तुलना में कम से कम 70% कम पानी की खपत करता है। यानी कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाजरा अन्य फसलों की तुलना में कम से कम 70% कम पानी की खपत करता है। यानी कि पानी की कमी और सूखे की स्थिति में भी ये ग्रो हो सकता है और इसमें न्यूनतम इनपुट और लगभग कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है। किसानों के लिए बाजरा जलवायु परिवर्तन हेतु कम जोखिम वाली फसल है, इसीलिए सरकार की योजना वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पौष्टिक अनाज की खेती को बढ़ावा देने की है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ठीक है, सरकार फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण में मोटे अनाज की पूरी जानकारी भी देगी। प्रोटीन, जिंक, आयरन और विटामिन सहित विशेष पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए रोड शो, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग आदि के माध्यम से जानकारी का प्रसार किया जाएगा। अब लोग जानेंगे कैसे ये सब हो रहा है, तो इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, रोड शो करेंगे, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग वगैरह से अवेयरनेस फैलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भी मोटे अनाज दिवस का आयोजन किया जाएगा। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भी मोटे अनाज का जो दिवस है उसको आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के लिए न केवल बाजरा बल्कि संसाधित बाजरा उत्पादन को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगी। बिस्किट फैक्ट्री, ब्रेड फैक्ट्री सहित अन्य जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। जो भी था खेती से रिलेटेड था। आप ये देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ओके, देश में कुल बाजरा उत्पादन इतना है, जिसमें राज्य में दूसरे स्थान पर हमारा राज्य आया है। ठीक है, तो अब इसके बाद अलावा हमने ये देखा था कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ये जो फैक्टर होता है इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं है नहीं। और बाजरा क्या है, बाजरा की हम अगर क्वालिटी देखें तो ये पानी की कमी में भी अच्छे से ग्रो हो सकता है। इसमें कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है। अब राज्य जो है हमारा और जिला ब्लॉक स्तर पर मोटे अनाज दिवस का आयोजन करेगा और इसके अलावा भी बाकी जो अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं उनको भी योजना के तहत उनको स्थापित किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सिंचाई के लिए नाली के पानी का इस्तेमाल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो 3 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं और इन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में फसलों की सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना को तैयार करने के निर्देश दिए। यानी कि अब ये इनका कहना है कि जो नाली का पानी होता है उससे हम खेतों की सिंचाई करें। ठीक है, जल शक्ति मंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि नाली का पानी नदियों में ना गिरे, इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाए। यानी कि इसमें क्या पॉइंट उन्होंने दिया है स्वतंत्र देव सिंह ने कि जो नाली का पानी वो नदियों में नहीं गिरना चाहिए, ताकि नदियों का जो पानी है पॉल्यूशन उसमें नहीं होगा और इसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे नदियों में प्रदूषण नहीं बढ़ेगा और सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। ठीक है, अब इससे सिंचाई में इस्तेमाल होने पानी का संरक्षण करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा और इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रही हूँ। अगर आप
लोग को ये पढ़ना है खुद से तो आप दृष्टि आइस की वेबसाइट पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। राज्य में बहने वाली 848 नालों की निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा है कि नालों की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और नालों के आसपास रहने वाले समाज से जुड़े लोगों को समिति का सदस्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे विभाग राज्य भर में चल रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के कार्यों को भी देखेगा। ओके, फिर क्या है, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने इंजीनियरों को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस महीने गंगा की जमीन पर CCTV सर्विलांस लागू करें और कंट्रोल रूम से हर STP को 24 घंटे निगरानी करें। तो इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल था नहीं, बस हेडिंग ही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देवरिया की खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुई। यानी कि 5 सितंबर को आप सभी जानते हैं शिक्षक दिवस होता है और उस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। प्रमुख बिंदु क्या है इस टॉपिक के, देखते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। कितने? 46 शिक्षकों को, जिनमें उत्तर प्रदेश का एकमात्र शिक्षक है। तो इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक शिक्षक शामिल हुआ है, वो है खुर्शीद अहमद जी। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा खुर्शीद अहमद को सम्मान स्वरूप रजत पदक 50,000 रुपये की राशि और पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, ये फिर उसके बाद देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा के खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है और प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों में अकेले इनका चयन हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है ये। आजकल ऐसे टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल है, आप सभी जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन ऑनलाइन 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाता है। यानी कि 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया इसमें होती है ऑनलाइन। और फिर नेक्स्ट है शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों का अनूठे योगदान को रेखांकित करना है, जिससे कि शिक्षकों को सम्मान करना है, जिससे उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। ऐसे शिक्षक को अगर सम्मानित किया जाता है तो बाकी लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है अब यूरोप और मिडिल ईस्ट तक महकेगा कन्नौज का इत्र। यानी कि आप सब लोग जानते हैं कि कन्नौज जो है वो उसको इत्र नगरी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इसी में एक ये न्यूज आई है कि यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है जिसमें कन्नौज का इत्र है इसको वैश्विक बाजार में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल यानी कि फरवरी तो निकल गया, फरवरी में आगे जब हम करंट अफेयर करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। तो क्या है कि इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगी जिसमें इत्र उद्योग अग्रणी फ्रांस समेत यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत तमाम अग्रणी देशों के प्रतिनिधि फ्रांस यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत तमाम अग्रणी देशों के प्रतिनिधि उनको आमंत्रित किया जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है, इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल में विभिन्न देशों के आगंतुकों को कन्नौज जो भी लोग हैं वो उनको बताया जाएगा कि कन्नौज में इत्र के निर्माण कैसे होता है, इसमें इस्तेमाल होने वाले मूल इंग्रेडिएंट्स समेत अन्य खूबियों से भी परिचित कराया जाएगा। नेक्स्ट है यह फेस्टिवल कन्नौज के इत्र निर्माताओं उद्यमियों को विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने का मंच उपलब्ध कराएगा। जो इत्र निर्माता कंपनी है विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करेंगे, इसके जरिए कन्नौज के इत्र कारोबारियों को भी अपने उत्पादों को विदेशी खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने वैश्विक व्यापार की संभावनाओं को टटोलने का मौका मिलेगा।
जाहिर सी बात है ये तो। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडल को लाने की जिम्मेदारी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टडीज CCI की होगी। यानी कि जो इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल है उसके लिए एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CCI। इस आयोजन के तहत लखनऊ में एक दिन का कार्यक्रम होगा, ठीक है, इसमें विभिन्न सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी विदेशी मेहमानों को कन्नौज ले जाया जाएगा, उन्हें इत्र के निर्माताओं और निर्यातकों से मिलने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल में दुनिया भर के उन देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे जो इत्र परफ्यूम से जुड़े उद्योगों से संबंधित हैं और इनके निर्माता, उद्यमी, विक्रेता सभी को शामिल करेंगे। खासतौर पर यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। यानी यूरोपीय देशों के जो भी प्रतिनिधि हैं वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दुबई समेत मिडिल ईस्ट के भी कई देश में हिस्सा लेंगे। इन सभी देशों में फ्रांस सबसे अहम है क्योंकि इसमें परफ्यूम इंडस्ट्री में अग्रणी माना जाता है। इसीलिए क्योंकि फ्रांस को परफ्यूम इंडस्ट्री में अग्रणी माना जाता है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कन्नौज के इत्र की चर्चा होती है। बिल्कुल भाई, कन्नौज के इत्र की सबसे खास बात यह है कि यहाँ इत्र के निर्माण में एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल होता है। यह पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। इसके उपयोगकर्ता को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होता। ज़्यादातर देशों में इत्र परफ्यूम के निर्माण में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे दुनिया का मार्केट एसेंशियल ऑयल की ओर जा रहा है। ऐसे में देश भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत का जो कन्नौज है बिल्कुल पूरी तरह ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करता है, एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करता है इत्र के निर्माण में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इस फेस्टिवल में आने वाले विदेशी मेहमानों को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बन रहे इत्र पार्क में भी ले जाया जाएगा। यानी कि हमें एक नई चीज़ पता चली कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर इत्र का पार्क बन रहा है। कन्नौज में राज्य सरकार 57 एकड़ के क्षेत्र में कितने एकड़ के क्षेत्र में 57 एकड़ के क्षेत्र में इत्र पार्क का निर्माण कर रही है। कन्नौज सरकार। इसके पहले चरण का उद्घाटन इसी साल नवंबर के अंत तक होने की संभावना है। ये चीज़ हम नवंबर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी। पहले चरण में 30 एकड़ का निर्माण होगा, जबकि दूसरे चरण में 27 एकड़ पर पार्क का निर्माण होगा। टोटल 57 एकड़ में इत्र पार्क बनेगा। इत्र पार्क में नेक्स्ट पॉइंट है, इत्र पार्क में कन्नौज की छोटे इत्र कारोबारियों को प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे जहां वो अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर प्रदर्शित कर पाएंगे। इस इत्र पार्क के जरिए सरकार का उद्देश्य छोटे स्तर पर घरों या दुकानों से इत्र काम कर रहे लोगों को एडवांस मशीनरी के साथ सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो हमारा कन्नौज का इत्र है वो यूरोप और मिडिल ईस्ट तक की जाएगा। इसके लिए इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की शुरुआत होगी, जिसमें फ्रांस समेत यूरोपीय जो देश हैं वो सभी प्रतिनिधिमंडल आएंगे और इसमें निर्माता उद्यमियों को विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। और जो प्रतिनिधिमंडल जो लाएगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII की। अब इसके आयोजन के तहत लखनऊ में एक दिन का कार्यक्रम होगा। इसमें यूरोपीय देश कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और जिसमें फ्रांस सबसे अहम है क्योंकि उसे ही परफ्यूम इंडस्ट्री में अग्रणी माना जाता है। अब कन्नौज के इत्र की बात करें तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और इसके अलावा इसीलिए भारत के लोग दुनिया पूरे भारत की तरफ देख रही है, ठीक है। बाकी देशों में अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक इत्र पार्क बन रहा है जिसमें इन्हीं विदेशी मेहमानों को ले जाया जाएगा, जो 57 एकड़ के क्षेत्र में बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं लंपी वायरस। अब ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर, ये आपको प्री में तो काम आएगा ही लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लंपी वायरस मलेशिया की तर्ज पर 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट बनेगी। ये क्या है भाई?
8 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग के विदेश सचिव देवेंद्र पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभाग ने मलेशिया की तरफ से पीलीभीत से लेकर इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो में इतना ही। फिर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम आपका बस आने वाला है और आप लोग यूपी के करंट अफेयर की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी। बस आप लोग पढ़ते रहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी अच्छा लगा आज के मेरे इस पहले वीडियो में तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।